हेलो एवरीवन, आज हम एक हाशियाकरण की समझ के बारे में पढ़ते हैं। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। हाशियाकरण का मतलब होता है किसी को किनारे की तरफ ढकेल देना, और अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो मेजॉरिटी होती है, जो आबादी होती है उसमें बहुत कम संख्या की लोग। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट देखो, मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन कौन से? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम होते हैं। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इनमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े होते हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। मैं आपको एक पाई चार्ट दिखाती हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। भारत की जनगणना जो होती है वो हर 10 साल में एक बार होती है। अभी 2021 में भी होनी है, अभी हुई नहीं है। ठीक है, तो लास्ट जो जनगणना थी ये 2011 की थी हमारी। तो यहाँ पर देखिए, जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो 79.8, एक तरीके से 80% थी। ठीक है, और जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो 14%, और क्रिश्चियन जो थे वो 2.3%, और बाकी सिख जो थे वो 1.7, और बाकी अदर्स में जो आ जाते हैं वो जैन, बुद्धिस्ट, पारसी लोग, तो ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन किसकी है? हिंदू की। तो अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया था कि अल्पसंख्यकों को केवल संख्या की दृष्टि से ही नहीं देखा जाना चाहिए, यहाँ पर उनको सत्ता और संसाधनों में भी पहुँच मिलनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर इस वाली लाइन का मतलब है कि जो मेजॉरिटी में होगा, यानी कि जैसे अभी हमने देखा कि हाँ, हिंदू पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी में है। अब ऐसे ही भाषाई आधार पर अगर हम देखें तो भारत में सर्वाधिक लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो हिंदी नहीं बोलते, जैसे तमिल, कन्नड़। अब तमिलनाडु में तमिल चलती है, ठीक है, और ऐसे ही आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलती है, और केरला में मलयालम चलती है। अब क्या हुआ था कि 1952 में, मैं एग्जांपल दे रही हूँ एक, 1951 और 52 में एक्चुअली क्या हुआ था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का अनाउंस कर दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। लेकिन उस टाइम पे जो भी संविधान सभा जो उस टाइम पर थी, उन्होंने उसके अंदर जो दक्षिण भारत के जो लोग थे उन्होंने ये साफ साफ बोल दिया था कि अगर आपने हिंदी भाषा हमारे ऊपर थोपी तो मतलब इंडिया से अलग हो जाएंगे ये स्टेट्स। तो फिर ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इसके चलते क्या हुआ कि नेहरू जी ने हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया और क्षेत्रीय भाषाओं को एज इट इज़ बना रहने दिया, और उसी के अंदर जो है मतलब सरकारी काम होते हैं। तो यहाँ पर हिंदी भाषा राजभाषा हो गई और क्षेत्रीय भाषाओं को वैसे का वैसे ही उन क्षेत्रों में बना रहने दिया गया। यानी कि जितना भी तमिलनाडु में काम होता है वो तमिल भाषा में भी हो सकता है, प्लस इंग्लिश में भी हो सकता है। अगर वो चाहे तो हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं चाहते तो तमिल में चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे तेलुगु भाषा में भी काम हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। तो हिंदी एक राजभाषा है, वो दूसरे स्टेट्स पर थोपी नहीं गई। तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों की मांगों का ध्यान रखा गया और इस तरीके से हिंदी भाषा को ज़बरदस्ती दूसरों पर लादा नहीं गया। तो यहाँ पर यही बात बोली जा रही है कि भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर जो ज़्यादा लोगों की जो संस्कृति है, यानी कि जो आबादी में जो लोग मेजॉरिटी में हैं, उनकी ही संस्कृति चलेगी, उन्हीं की भाषा चलती है और उन्हीं का जो रूल रेगुलेशन है वो चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, संविधान में अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति, इन सबको संरक्षित करने के प्रावधान किए हुए हैं। थर्ड देखते हैं, ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते जाएं। अगर हम अल्पसंख्यकों की बातों को दरकिनार करते जाएंगे, यानी कि उनको किनारे करते जाएंगे, हाशिए पर करते जाएंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा?
वो हमसे अलग थलग महसूस करेंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आकांक्षा से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम का मतलब होता है कि अपनी प्रोग्रेस के बारे में, कि वो आगे बढ़ सकें, उनके बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध में तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए भी की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। तो कुल मिला के इस पूरे जो जितना भी हमने पढ़ा है उसका मतलब ये है, वो हमारा भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखता है और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको हाशिए पर ना ढकेला जाए, इसके लिए कुछ प्रावधान जो है वो हमारे संविधान में किए गए हैं। और अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का सरकार हनन कर रही है तो वो अदालत जा सकता है। मेनली जो हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है। यहाँ पे अदालत लिखा हुआ है, अदालत भी बोलते हैं कोर्ट को, लेकिन यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय सबसे बेस्ट वर्ड रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय। यह बात आपको पता होनी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है हमारे भारत में। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, अल्पसंख्यक समुदायों से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये पूरा, ये वाला पैराग्राफ, ये फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट है। अब सेकंड, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के हाशियाकरण की संभावना अधिक क्यों होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें, ये पूरा का पूरा, ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड वाला देखो, भारत की सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार सुरक्षित की गई है? तो भारत की सांस्कृतिक विविधता हमारा संविधान से लेकर यहाँ तक, ये थर्ड का आंसर है। फोर्थ वाला देखो, भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वह कहाँ अपील कर सकता है? तो आप लिखोगे यहाँ पे, या तो ये वाली लाइन कॉपी कर लो पूरी की पूरी, या फिर सीधा इतना भी लिख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। लेकिन आप यही वाली लाइन कॉपी करो क्योंकि आपको इसके अकॉर्डिंग ही लिखना है ना, तो आप यही वाली लाइन में लिखो, यहाँ से लेकर, अगर से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये फोर्थ का आंसर है, ये वाली लाइन। अच्छा, तो कुल मिलाकर आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।